Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, the American Civil War 1861 to 1865. Students, before starting chapter, I want to tell you difference between war and civil war. क्या कोई difference होता है war में और civil war में? तो yes students होता है. War between two countries among 3-4 कंट्रीज ओके जैसे ब्रिटेन फ्रांस रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में एक साइड में थे और दूसरी साइड में था जर्मनी ऑटोमन एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर तो ये था वॉर जो बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई ठीक है बात पर जब हम सिविल वॉर की बात करते हैं स्टूडेंट्स जब वॉर विद इन अ कंट्री हो रहा ठीक कोई बात अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया का नदर्न पार्ट सदर्न पार्ट से लड़ेगा तो उसे हम वॉर नहीं बोलेंगे बेटा उसे हम क्या बोलेंगे सिविल वॉर तो यहाँ पर हमें अमेरिकन सिविल वॉर को पढ़ना है इट मीन्स अमेरिका के अंदर ही कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा होगा एक कोई पर्टिकुलर पार्ट दूसरे पार्ट से लड़ रहा होगा तो बात अलग समझ में आई वॉर जब दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व हो सिविल वॉर जब एक ही कंट्री में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं लर्निंग टारगेट्स की बात करें तो पहले हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर क्यों हुआ फिर हम पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन को जिन्हें पूरा वर्ल्ड याद करता है फॉर द एबलिशन ऑफ स्लेवरी इन्होंने गुलामी को स्लेवरी को ख़त्म किया था गुलाम जो खरीदे और बेचे जाते थे मतलब जो इंसान होते थे उन्हें गुलाम बनाकर खरीदा और बेचा जाता है उस स्लेवरी को एबलिश किया था अब्राहम लिंकन ने फिर सिविल वॉर को एंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है क्या इंपॉर्टेंस है अमेरिकन सिविल वॉर की ठीक है बात चलो बेटा जब यूरोप में रेपिटेटिव अटेम्प्ट्स हो रहे थे रिवोल्यूशन हो रहा था रिप्रेशन हो रहा था तब यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ वेस्टवर्ड फैल रहा था अभी हमने देखा था कि जो 13 कॉलोनीज थी लास्ट चैप्टर में वो ईस्ट कोस्ट पे थी ठीक हुई बात पर धीरे 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 करके वेस्टवर्ड फैलता गया क्या यूनाइटेड स्टेट्स ठीक हुई बात पहले ईस्ट में 13 कॉलोनीज थी विच वॉज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर देन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच दे गॉट इंडिपेंडेंस उनको इंडिपेंडेंस मिला और फिर ये लोग वेस्टवर्ड स्प्रेड होते गए नए स्टेट्स बनते गए और वो ऐड होते गए यूनियन में मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड एंड एडेड टू यूनियन मेनी ईयर्स लेटर आफ्टर इट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत टाइम के बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जब उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली ब्रिटिश से उसके बहुत सालों बाद बिटर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया नदर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स में जैसे मैंने बोला था ना आपको कि इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट जहाँ पर हम रहते हैं एमपी यूपी बिहार अगर वो साउथ में केरला कर्नाटक तमिलनाडु से लड़ने लगे तो वो क्या होगा सिविल वॉर वैसे ही अमेरिका में जो नदर्न स्टेट्स थे और जो सदर्न स्टेट्स थे उनके बीच में बिटर सिविल वॉर हुआ ठीक है बात अमेरिकन रिवोल्यूशन हो गया और अमेरिकन रिवोल्यूशन होने के बाद जो इंडिपेंडेंट अमेरिका था उसमें 2 डिफरेंट इकोनॉमीज डेवलप हुई पहली नॉर्थ में दूसरी साउथ में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ठीक है बात अरे 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 वो नहीं अमेरिका वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मत समझ लेना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नदर्न पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर्न पार्ट ठीक है बात द नॉर्थ वॉज इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड नॉर्थ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था जबकि जो सदर्न इकोनॉमी थी वो प्लांटेशन उसका मेन फीचर था कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषता थी प्लांटेशंस ठीक है बात मैं फिर से क्लियर कर दूं यहाँ हम कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यहाँ पर हम अमेरिका जिसको आप बोलते हो यूएसए उसी के नॉर्थ और उसी के साउथ पार्ट की बात कर रहे हैं ठीक है बात तो वहाँ पर क्या हुआ बच्चों जो नॉर्थ पार्ट था वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था और जो सदर्न इकोनॉमी थी जो साउथ पार्ट था अमेरिका का मतलब यूएसए का वहाँ पर प्लांटेशन होता था ठीक है बात अब जो प्लांटेशन हो रहा था साउथ में वर सस्टेन्ड बाय हार्ड लेबर ऑफ द स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका से लाए हुए स्लेव्स की कड़ी मेहनत के कारण प्लांटेशन साउथ में बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से बढ़ता जा रहा था ये लोग क्या ग्रो कर रहे थे वहाँ पर सदर्न पार्ट में प्लांटेशन था ना बड़े बड़े फार्म थे जिनमें
बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा था। तो किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा था बेटा? शुगर, कॉटन, टबैको। शुगर, कॉटन, टबैको, जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड थी, पूरी दुनिया में इन चीज़ों की डिमांड थी। वो यूएसए, अमेरिका के सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था। और ये जो प्लांटेशन था ये सक्सेसफुल क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका के जो स्लेव्स थे वो बहुत हार्ड लेबर कर रहे थे। पर जो नॉर्थ के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि स्लेवरी जो सदर्न स्टेट्स में चल रही है इसे बंद हो जाना चाहिए। जो सदर्न स्टेट्स थे वो रिलक्टेंट थे टू गिव अप द इकोनॉमी ऑफ स्लेव लेबर, पर सदर्न स्टेट्स का तो प्रॉफिट ही बेटा स्लेव से आ रहा था। प्लांटेशन से प्रॉफिट निकालना विदाउट स्लेव पॉसिबल ही नहीं था। तो वो बोले कि नहीं, रिलक्टेंट मतलब बिल्कुल मना कर रहे थे, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है, हम तो स्लेवरी कंटिन्यू रखेंगे। तो नॉर्थ पार्ट बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, हमें तो स्लेवरी को बैन कर देना चाहिए। तो साउथ वाले बोले बिल्कुल नहीं। दे फेल्ट थ्रेटेंड एज दे वर डिपेंडेंट ऑन स्लेव लेबर। जो सदर्न पार्ट के जो लोग थे उनको डर लगने लगा कि भैया यार हम तो स्लेव लेबर पे ही डिपेंड करते हैं अपने हाउस होल्ड्स के लिए, अपने फार्म्स के लिए। अगर ये बंद हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा? और जो नदर्न स्टेट्स थे were for a united nation but southern state did not want to join the union। नदर्न स्टेट के लोग चाहते थे कि हम यूनाइटेड नेशंस में रहें, पर सदर्न स्टेट चाहते थे कि वो यूनियन को ज्वाइन ही ना करें। ठीक है बात? नदर्न स्टेट्स वर फॉर अ यूनाइटेड नेशंस, साउथ वाले बोलते हैं हमें नहीं आना ऐसे यूनियन में जहाँ हमारे लोग हमारे अपोज कर रहे हैं कि आप स्लेवरी क्यों कर रहे हैं। वही बात, ठीक। टू दीज टू इशूज ग्रीव स्ट्रॉन्गर एंड बिल्ट अप टेंशन। यही दोनों इशू इतने बड़े हो जाएंगे कि रीजन बन जाएंगे किसका? स्लेवरी का। नाउ रोल ऑफ इब्राहिम लिंकन बेटा, जब फोटोज भेजते हो तो एक बार देखा करो लालो कि फ़ोटो अच्छी है, क्या इस इमेज से वीडियो बन सकता है। चलो, रोल ऑफ अब्राहम लिंकन। तो जो अब्राहम लिंकन थे वो प्रेसिडेंट बने। कब बने प्रेसिडेंट? 1861 में। अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 1861। ही वॉज पॉपुलर फॉर हिज एंटी स्लेवरी आइडिया। और जो खुद अब्राहम लिंकन थे वो स्लेवरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज भी दुनिया उन्हें याद करती है तो इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने स्लेवरी को एबलिश किया। ठीक है बात? चलो, ही लेड द नदर्न स्टेट्स। नदर्न स्टेट्स को लीड कर रहे थे अब्राहम लिंकन। और जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने चुना जेफरसन डेविस को एज देयर प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड सेट अप अ न्यू कंट्री दे नेम्ड एज। देखो, अब कंट्री में पार्टीशन हो रहा है, मतलब ये लोग खुद ही अलग अलग हो जाना चाह रहे हैं। नॉर्थ पार्ट के लीडर बने अब्राहम लिंकन या अब्राहम लिंकन, और जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने चूज़ किया जेफरसन डेविस को कि भाई ये प्रेसिडेंट हो गए, हम तो नई कंट्री बना रहे हैं जिसका नाम होगा कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जिसमें आएगा साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसिनिया। स्टूडेंट्स, ये जो कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने इसमें आया साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसिनिया, टेक्सास, वर्जीनिया, अरकानसस, टेनेसी एंड नॉर्थ कैरोलिना। ठीक है बात? ये इसके मेंबर स्टेट्स बन गए। ठीक है, चलो ये आप लर्न कर लेना कि जो कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका बना उसमें कौन कौन से स्टेट्स आए। लर्न ही करना पड़ेगा बेटा इसको। एंड वर नोन एज द स्लेव ट्रेड्स। और इन स्टेट्स को क्या कहा गया? स्लेव स्टेट्स। ठीक है, जो नदर्न स्टेट्स थे उन्हें कहा गया एबोलिशन स्टेट्स। नदर्न स्टेट्स वर ऑल्सो नोन एज एबोलिशन स्टेट्स। ठीक है बात? तो सदर्न स्टेट्स का क्या दूसरा नाम रख दिया गया? स्लेव स्टेट्स। नदर्न स्टेट्स का क्या नाम रखा? एबोलिशन स्टेट्स। एंड डिड नॉट अप्रूव स्लेवरी। और जो नदर्न स्टेट्स थे वहाँ पर गुलामी प्रथा, स्लेवरी नहीं थी बेटा। देखो, आप चीज़ों को खरीदते हो उनमें फीलिंग्स नहीं होती, जान नहीं होती, दैट इज़ ओके, पर इंसानों को खरीदना बेचना तो बिल्कुल ही इनह्यूमन था। तो नॉर्थ वाले लोग सही थे। अच्छा, स्लेवरी वॉज नॉट द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर का प्रिंसिपल कॉज स्लेवरी नहीं था। जो रियल ट्रबल था वो हुआ कन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। क्या बात समझ में आई? देखो, जो हम बोल रहे हैं कि हाँ स्लेवरी एक वजह थी, पर यही एक अकेली वजह नहीं थी, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें थी जो
लड़ाई का कारण बनी, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनी, वो थी इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, नॉर्थ और साउथ स्टेट्स का। एंड फाइनली लिंकन फॉट टू प्रिजर्व द यूनियन। फाइनली लिंकन ने सोचा कि कुछ भी करके मुझे इस यूनियन को बचाना है, नहीं तो अभी भी बहुत सारी इम्पीरियलिस्टिक पावर है जो एक ना एक दिन अगर हम लोग बटे रहे तो हमारे ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है बात, फ्रांस, इंग्लैंड सब देख रहे हैं कि कुछ तो हम वापस जाएं। और बेटा देखो कितना इनह्यूमन है, अफ्रीकन स्लेव्स को इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते थे, शक्ल्ड करके उन्हें बांध बूंद के कहाँ भेज दिया जाता था, अमेरिका भेज दिया जाता था, जहाँ पर ये लोग कड़ी मेहनत करते थे और उनका प्रॉफिट होता था। बेटा ये जो स्टोरी है, जिस तरीके से ब्लैक स्लेव्स को लाया जाता था अफ्रीका में, बहुत सैड है। ऑफुल और क्रूअल ट्रेड होता था जो स्टार्ट हुआ 17वीं सेंचुरी में, करने वाले थे यूरोपियन ट्रेडर, और यहाँ से इरेगुलर सप्लाई चालू हो गई। और कब तक चालू रही, 1863 तक चालू रही कि बड़े बड़े शिप्स आएंगे अफ्रीका से, स्लेव्स को बैठाएंगे, यूरोप से शिप्स आएंगे अफ्रीका में, स्लेव्स को बिठाएंगे और फिर कैरेबियन आइलैंड यूएसए उनको छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ को कैरेबियन आइलैंड छोड़ देंगे, वेस्ट इंडीज़ वाला जो पार्ट है किसी को यूएस तक ले जाएंगे। तो इसमें यूरोप का इंग्लैंड भी इन्वॉल्व है, फ्रांस भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। स्पेशल शिप्स बनाई जाती थी इनके लिए, और जो स्लेव्स होते थे बहुत ही दुखी होते थे, उनको बिल्कुल चेन वेन बांध के चीन में जकड़ के, जैसे आप लोगों ने केजीएफ मूवी देखी होगी ना, तो केजीएफ मूवी में कैसे वो लोग कोलार माइन मतलब गोल्ड माइंस में कैसे रहते हैं, उसी तरीके से इनको भी रखते थे और उनको बोला जाता था लाई डाउन हो जाओ। और कितने तो उस पैसेज में उनकी डेथ तभी हो जाती थी तब वो वहाँ से आते थे, मतलब डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुँच। स्टूडेंट्स अगर हम अब्राहम लिंकन की बात करें तो ये एक ही बात चाहते थे कि सारे स्टेट्स को यूनिफाई करके एक ही नेशन बनाया जाए। ठीक है बात, अब्राहम लिंकन स्टूड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स, वो सारे स्टेट्स का यूनिफिकेशन चाहते थे, अंडर वन नेशन की, एक ही नेशन हो, इसलिए उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया टू ब्रिंग सेसेशनिस्ट स्टेट्स टू बर्क। कि भैया ये जो ससेशनिस्ट का मतलब एग्जैक्टली होता है अलगाववादी। जैसे हम एक ग्रुप में हैं, उसमें से एक बंदा अलग हो जाए और फिर बोले आप ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, इसलिए मैं अलग हो गया, तो वो उस बंदे को हम बोलेंगे ससेशनिस्ट। तो जो ससेशनिस्ट स्टेट्स थे, तो अब्राहम लिंकन ने बोला मैं उन्हें वापस तो ले ही आऊँगा। तो जो अमेरिका था उसमें सिविल वॉर स्टार्ट हुआ अप्रैल 12, 1861। कब स्टार्ट हुआ अमेरिकन सिविल वॉर, अप्रैल 12, 1861 को। टू फोर्सेस, यूनियन एंड द कन्फेडरेट आर्मी, दो फोर्सेस आई, एक यूनियन आर्मी दूसरी कन्फेडरेट आर्मी। बैटल हुआ कहाँ पर, सदर्न स्टेट्स में। 4 ईयर लॉन्ग वॉर, द आर्मी यूनियन आर्मी वन, 4 साल तक युद्ध चला और फाइनली जीती कौन, यूनियन आर्मी, मतलब जिसको लीड कर रहे थे अब्राहम लिंकन। फिर से अगर ऑल इन ऑल इस पैराग्राफ को देखें तो अब्राहम लिंकन चाहते थे कि सारे स्टेट यूनिफाई होके एक नेशन बन जाए, इसलिए उन्होंने वॉर कर दिया। किसके अगेंस्ट में, सेसेशनिस्ट स्टेट्स के अगेंस्ट में, कि हमें तो एक होना ही है भैया। सेसेशनिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी। जो अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ कब, 12 अप्रैल 1861 में, यूनियन और कन्फेडरेट आर्मी के बीच में 4 साल तक युद्ध चला और जीती कौन, यूनियन आर्मी। विद द एंड ऑफ द वॉर, जैसी वॉर एंड हुआ अप्रैल 9, 1865 को, रॉबर्ट ई ली द जनरल ऑफ द कन्फेडरेट आर्मी सरेंडर्ड। 9 अप्रैल 1865 को रॉबर्ट ई ली, दो जनरल थे कन्फेडरेट आर्मी के, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करना का मतलब पता होगा ना आपको, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया। किसको, बिफोर यूलिसिस ग्रांट द यूनियन जनरल। यूनियन के जो जनरल थे, मतलब जिस पार्ट को अब्राहम लिंकन लीड कर रहे थे, उस पार्ट के जो जनरल थे उनका नाम था यूलिसिस ग्रांट, उनको सरेंडर किया रॉबर्ट ई ली ने। कब, 9 अप्रैल 1865 को। ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, सारे आदमी इक्वल हैं भैया, आप किसी को गुलाम कैसे बना सकते हो। सी इज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किस में लिखा था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। बट दिस अप्लाइड टू वाइट्स नॉट टू द ब्लैक, पर ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, वाइट्स के ऊपर अप्लाई होता है, ब्लैक्स के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा था। सही बात है, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, सारे मैन इक्वल हैं, पर व्हाट अबाउट द ब्लैक्स, ब्लैक्स को तो आप इक्वल समझ ही नहीं रहे, उनको तो स्लेव बना के रख लिया आपने, है ना। ये था अमेरिकन सिविल वॉर।
फिर बेटा 1862 में जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया। क्या इशू किया? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक मेजर स्टेप थी किसको अबोलिश करने के लिए? स्लेवरी, गुलामी को ख़त्म करने के लिए एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया किसने? अब्राहम लिंकन ने। कब? 1862 में। Thus, once the civil war was over, the slaves from southern states were granted freedom. जैसे बेटा सिविल वॉर खत्म हुआ, जो सदर्न स्टेट्स में जो स्लेव्स थे उन्हें फ्रीडम दे दी गई, यूनियन सिटीजनशिप दी, उन्हें वोटिंग राइट भी दे दिए। द यूनिटी ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट वॉज अचीव, और इस तरीके से नॉर्थ और साउथ स्टेट एक हो गए। नो स्टेट हैड द राइट टू secede द यूनियन, और बेटा किसी भी स्टेट को राइट नहीं था कि वो यूनियन को छोड़ दे। ठीक है, secede करना नहीं था, अलग नहीं होना था। ऑल इन ऑल इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि 1862 में अब्राहम लिंकन ने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया। ठीक है बात। और सिविल वॉर का एंड होते ही जितने भी सदर्न स्टेट में जो स्लेव्स थे वो फ्री हो गए, उन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए, यूएसए की सिटीजनशिप मिल गई, और इस तरीके से यूनिटी बन गई नॉर्थ और सदर्न स्टेट्स में, और किसी भी स्टेट को राइट नहीं था कि वो secede कर पाए। ये हैं अब्राहम लिंकन जो साइन कर रहे हैं एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के ऊपर। गजब के फोटोज क्लिक करते हो बेटा आप लोग, मतलब अब इसको हम समझाना चाहें तो ना समझा पाएँ। इसको होमवर्क में करो। हाँ, Abraham Lincoln gave his famous speech at Gettysburg, which came to be known as Gettysburg Address. गेटिसबर्ग एड्रेस, अब्राहम लिंकन ने अपनी फेमस स्पीच दी। कहाँ से दी? गेटिसबर्ग से, जिसे बाद में क्या कहा गया? गेटिसबर्ग एड्रेस। 4 अगो, 4 बेटा ये 47 नहीं होगा, ये 87 होगा। देखो कैसे, 1 इज इक्वल्स टू होता है 20 थिंग्स। मतलब जैसे मैं बोलूँ 1 बनाने में मतलब कितनी बनाना आएंगे? 20 बनाना। क्लियर होगी बात? तो 1 इक्वल्स टू होता है 20। तो अगर 4 बोला तो 4 मल्टीप्लाई बाय आप 20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, और 7 ईयर इसमें और प्लस कर दो तो मतलब कितने साल पहले की बात करें? 87 ईयर्स। ठीक है बात। 1 इज इक्वल्स टू 20 थिंग्स होता है, याद रखना। तो 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना हो गया? 80, प्लस 7 कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा? 87। तो अब्राहम लिंकन गेटिसबर्ग एड्रेस में कह रहे हैं कि 87 ईयर्स, तो यहाँ 47 नहीं आएगा, ला लो 87 आएगा। आवर फादर्स बॉट फोर्थ ऑन दिस कॉन्टिनेंट अ न्यू नेशन, हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो पिता थे, उन्होंने एक नया नेशन बनाया जो कि इंडिपेंडेंट था, जिसमें लिबर्टी थी, सारे मैन इक्वल थे, है ना। चलो, इस कॉन्टिनेंट पे एक नया नेशन क्रिएट किया, conceived in liberty, dedicated to proposition that all men are equal। किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड था? कि सारे मैन इक्वल हैं, भगवान ने उन्हें सब इक्वल बनाया है, लिबर्टी होगी। ये वो अभूतपूर्व पिक्चर है बेटा किसकी? अब्राहम लिंकन की, और गेटिसबर्ग एड्रेस की, कि कितने सारे लोग अब्राहम लिंकन को सुन रहे हैं। ये देखो कब का है? 1863 गेटिसबर्ग एड्रेस, ये फेमस स्पीच है इनकी। Gettysburg Address was delivered by Lincoln at the dedication of Soldier National Cemetery। ठीक है, सेमेट्री। जो गेटिसबर्ग एड्रेस था वो डिलीवर किया लिंकन ने किसके डेडिकेशन में? सोल्जर्स नेशनल सिमेट्री इन गेटिसबर्ग में जो सोल्जर्स नेशनल सिमेट्री थी। सिमेट्री मतलब क्या होता है? सेमेट्री कब्रिस्तान। ठीक है, उसको डेडिकेट करके दी पेंसिल्वेनिया ऑन नवंबर 19, 1863। गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया कब? 19 नवंबर 1863। किसको एड्रेस कर रहे थे? सोल्जर्स नेशनल सिमेट्री। अब्राहम लिंकन केयरफुली ड्राफ्ट करते हैं एड्रेस को। ठीक है, और इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच कहा जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में। लिंकन रेफर कर रहे थे इस इवेंट को, सिविल वॉर को। लिंकन रेफर्ड टू द इवेंट ऑफ द सिविल वॉर एंड द सेरेमनी एट गेटिसबर्ग
एज एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। और इस एड्रेस में ही वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि अब वो ऐसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो लोगों द्वारा चुनी जाएगी, लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के लिए होगी। ठीक है बात। लिंकन रेफर्ड टू द इवेंट ऑफ सिविल वॉर एंड सेरेमनी गेटिसबर्ग एज द अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोग, सरकार जो लोग बनाए, लोगों के लिए काम करे, लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा हो। ठीक है बात। और गेटिसबर्ग की स्पीच को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच माना जाता है अमेरिकन हिस्ट्री की। गेटिसबर्ग एड्रेस में द गेटिसबर्ग एड्रेस इज रेफरेंस्ड इन अनदर ग्रेट अमेरिकन स्पीच। गेटिसबर्ग एड्रेस का रेफरेंस एक और जगह भी मिलता है। एक गेटिसबर्ग एड्रेस इज रेफरेंस्ड इन अनदर ग्रेट अमेरिकन स्पीच, मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स। इसका रेफरेंस कहाँ पर भी मिलता है बेटा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स की स्पीच में भी मिलता है। आई हैव अ ड्रीम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। मेरा सपना है कि जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बने, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस में ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों के द्वारा हो, ठीक है, लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए काम करे। लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए काम करे। देखो पहली लाइन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों की सरकार, बाय द पीपल लोगों द्वारा, फॉर द पीपल लोगों के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, है ना। बाय मतलब होता है द्वारा। अ लिबरल ट्रांसलेशन ऑफ लिंकन वर्ड, ये जो मार्टिन लूथर जूनियर्स ने जो स्पीच में रेफरेंस, ये क्या ही था बेटा? एक लिबरल ट्रांसलेशन था किसकी? वर्ड्स का, लिंकन के वर्ड का। ये स्पीच भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। बहुत सारी कंट्रीज़ को इसने इंस्पायर किया, इंक्लूडिंग इंडिया, टू अडॉप्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को भी इंस्पायर किया काय के लिए? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब्राहम लिंकन ग्रेटेस्ट अमेरिकन हीरोज में से गिने जाते हैं भैया। अनफॉर्चुनेटली 10 days आफ्टर द विक्ट्री ऑफ यूनियन की विक्ट्री के बाद ही वॉज शॉट डेड बाय सदर्न एक्टर जॉन विल्क्स बूथ इन वॉशिंगटन थिएटर। ठीक है। जीतने के 10 दिनों के बाद ही लिंकन को मार दिया। मारने वाले कौन थे? सदर्न एक्टर जॉन विल्कस बूथ। कहाँ पर मारा? वॉशिंगटन के थिएटर में मार दिया। हे भगवान। चलो, इवन आफ्टर स्लेवरी वॉज एबलिश, जब स्लेवरी ख़त्म हो गई तब भी जो ब्लैक पीपल थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिल पाए, और उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे जिसमें वाइट पढ़ रहे होते थे, और उस बस में भी नहीं बैठ पाते थे बच्चा जो वाइट के लिए रिजर्व होती थी। फिर से देखो, स्लेवरी के एबलिश होने के बाद भी जो काले लोग थे, ब्लैक थे, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिला। वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेज पाते थे जो वाइट स्कूल्स होते हैं, और वो बसों में भी वहाँ नहीं बैठ पाते थे जो सीट्स किसके लिए रिजर्व होती थी? वाइट्स के लिए। चलो, ये है नॉर्थ एंड साउथ सिविल वॉर के फ्लैग्स। आज का एक करंट फ्लैग है। So students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.